नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। सभी प्यारे मित्रों का वेलकम, अभिनंदन है। टीटी परिवार, शिक्षकों के परिवार, पर्यावरण, ईवीएस के एनसीईआरटी के पैटर्न पर मॉक टेस्ट नंबर 30 में सभी का स्वागत, अभिनंदन, वेलकम है दोस्तों। मैं आपके साथ जयसवाल सर। दोस्तों, बात करेंगे टॉप 20 महत्वपूर्ण क्वेश्चन की बात करेंगे। जी हाँ, 20 महत्वपूर्ण मॉक क्वेश्चन आपके रहने वाले हैं और मॉक टेस्ट नंबर 30 है। 33 में आपको 20 क्वेश्चन में से आपका स्कोर कितना है, सभी प्यारे मित्र कमेंट करें, फीडबैक करें, अपना स्कोर चेक करें। तो आइए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है कि किस सरकार ने मो सरकार अभियान लॉन्च किया? पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, नागालैंड, उड़ीसा की बात करेंगे। सभी प्यारे मित्र कमेंट करें किस सरकार ने मो सरकार अभियान लॉन्च किया है। तो हम बात कर रहे हैं उड़ीसा राज्य की बात कर रहे हैं। उड़ीसा के मुख्यमंत्री जो है, ठीक है, गांधी जयंती के अवसर पर मो सरकार अभियान लॉन्च किया और इस अभियान के तहत लोगों को उत्तम सरकारी सेवा दी जाएगी और इस अभियान के तहत सरकारी दफ्तरों में काम करवाने के लिए आने वाले लोगों से फीडबैक ली जाएगी और फीडबैक के आधार पर सरकारी कर्मचारियों को रैंकिंग दी जाएगी। दूसरा प्रश्न है दोस्तों कि निम्नलिखित में बहुपक्षीय सम्मेलन में कौन सा स्थायी कार्बनिक प्रदूषण से मानव स्वास्थ्य पर्यावरण की रक्षा करने के लिए है? बोन सम्मेलन, स्कॉट सम्मेलन, आपका रॉटरडैम सम्मेलन या बेसल सम्मेलन की बात करेंगे। सभी कमेंट करेंगे, फीडबैक करें। जी हाँ दोस्तों, बहुपक्षीय सम्मेलन में से कौन सा स्थायी कार्बनिक प्रदूषक से मानव स्वास्थ्य और पर्यावरण की रक्षा करने के लिए है? तो हम बात कर रहे हैं स्कॉट होम जो सम्मेलन हुआ था। स्कॉट होम सम्मेलन में स्थायी कार्बनिक प्रदूषक के मानव स्वास्थ्य और पर्यावरण की रक्षा करने के लिए है। तीसरा प्रश्न है, जान लेते हैं क्या प्रश्न दिया गया कि मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड किसका रजिस्टर है? खतरे में स्थित विदेशी प्रजातियों का, खतरे में स्थित वन्य प्रजातियों का, या मानव जनित गतिविधियों के तहत खतरे में जलीय स्थान, या इनमें से कोई नहीं। सभी कमेंट करें। तो मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड किसका रजिस्टर है? जिसमें मानव जनित गतिविधियों के तहत खतरे में जो जलीय स्थान होते हैं, ठीक है, मानव जनित गतिविधियों से उत्पन्न जो प्रदूषण से खतरे में स्थित जलीय स्थानों को मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड में रखा जाता है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी को या कौन सी बीमारी से कोयले की खान में काम करने वाले मजदूरों की उम्र कम हो जाती है और उस बीमारी को ब्लैक लंग्स बीमारी कहा जाता है? ठीक है, हम बात करें कौन सी बीमारी को, तो क्लोम गोलाण रुग्णता की बात कर रहे हैं, प्रगतिशील विशाल फाइब्रोसिस की बात कर रहे हैं, या हम बात कर रहे हैं मेसोथेलियोमा की बात कर रहे हैं, या इनमें से कोई नहीं। 4 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन में से कमेंट करना है। ऐसी बीमारी जो कोयले की खान में काम करने वाले मजदूरों की उम्र कम हो जाती है, वो कहलाती फर्स्ट ऑप्शन की बात करेंगे। क्लोम गोलाण रुग्णता की बात कर रहे हैं, ठीक है। यह मुख्य रूप से खदानों में जो काम करने वाले लोग होते हैं, इसका क्या स्थायी इलाज भी नहीं है आपका। किसका? क्लोम गोलाण रुग्णता की बात कर रहे हैं, या क्लोम गोलाण रुग्णता, ठीक है, याद रखिएगा, बहुत बार आपके एग्जाम में पूछा जाता है। वन्यजीव संरक्षण के क्षेत्र में अदम्य साहस दिखाने वाले को कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? वन्यजीव संरक्षण के क्षेत्र में ध्यान देंगे, वन्यजीव संरक्षण के क्षेत्र में जो अदम्य साहस दिखाने वाले पुरस्कार हैं वह इंदिरा गांधी पर्यावरण पुरस्कार है, मोदिनी पुरस्कार है, अमृता देवी बिश्नोई पुरस्कार है, या पीताम्बर पंत राष्ट्रीय पुरस्कार है। सभी कमेंट करेंगे। हम बात करें ऑप्शन नंबर सी की बात कर रहे हैं। अमृता देवी बिश्नोई पुरस्कार वन्यजीव संरक्षण के क्षेत्र में अदम्य साहस दिखाने वाले को दिया जाता है और इसमें 1 लाख रुपए की राशि भी प्रदान की जाती है। अगला प्रश्न है, सभी लोग ध्यान देंगे, छठवां प्रश्न है, प्यारा सा प्रश्न है, सीधा सिलेक्शन वाला प्रश्न है। संभावित प्रश्न है कि दचीगाम राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? आपके जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड या पंजाब की बात करेंगे। तो दचीगाम राष्ट्रीय उद्यान की बात करेंगे। सभी कमेंट करेंगे। देखिए, जब भी बात आती है दचीगाम राष्ट्रीय उद्यान की, एक ही नाम आता है, हम बात करें जम्मू एंड कश्मीर, अर्थात आप फर्स्ट ऑप्शन नंबर फर्स्ट की बात करेंगे। दचीगाम राष्ट्रीय उद्यान जम्मू कश्मीर श्रीनगर से 22 किलोमीटर दूर है और इसका जो जानवर है 12 सिंगा है, मुख्य जानवर, ठीक है। दचीग्राम का मुख्य जानवर है 12 सिंगा की बात करेंगे। समताप मंडल की ओजोन गैस की परत जो है कि मोटाई की जो इकाई होती है वह किस यूनिट से नापी जाती है? जो जैसे समताप मंडल में कहते हैं ना ओजोन गैस की परत है, जो ओजोन गैस की परत होती है मोटाई नापने किससे नापी जाती है? किस इकाई से, किस यूनिट से, या सी एवर्ट्स के, डॉप्सन से, मेल्सन से, या इनमें से कोई नहीं। तो सभी प्यारे मित्र जानते हैं हम ऑप्शन नंबर की बात कर रहे हैं, ऑप्शन नंबर बी की बात कर रहे हैं, डॉप्सन की बात कर रहे हैं। ओजोन परत की खोज देखिए कब हुई थी? 1913 में। किसने किया? फ्रेंच वैज्ञानिक चार्ल्स फवरे और हेनरी विस्टोन ने की। और इसके गुणों का अध्ययन वैज्ञानिक जी एम बी
GMB डॉप्सन ने किया। उन्होंने इसकी मोटाई नापने के लिए स्पेक्ट्रोफोटोमीटर विकसित किया और उन्हीं के नाप पर ओजोन परत की मोटाई जो है डॉप्सन इकाई में नापी जाती है। अगला प्रश्न है कि कार्बन डाइऑक्साइड अर्थात हम CO2 के उत्सर्जक देशों की सूची के स्रोत से कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन पर आधारित होती है। जीवाश्म ईंधन का जलना, सीमेंट उद्योग, उपयुक्त दोनों, इनमें से कोई नहीं। सभी कमेंट करें। हम बात करें ऑप्शन नंबर किसकी बात कर रहे हैं, CO2 के उत्सर्जक देशों की सूची में किस स्रोत से कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जित पर आधारित होती है, तो जीवाश्म ईंधन की जलने से और सीमेंट उद्योग की बात करेंगे, दोनों की बात कर रहे हैं। क्योंकि CO2 जो होता है ये उत्सर्जक देशों की सूची में जीवाश्म ईंधन जलने और सीमेंट उद्योग से उत्सर्जित CO2 पर आधारित होती है। अगला प्रश्न है टॉप 20 क्वेश्चन है, विश्व में सबसे ज़्यादा पाई जाने वाली ग्रीन हाउस गैस। सभी कमेंट करेंगे, जी हाँ सभी कमेंट करें। 20 क्वेश्चन है, 20 क्वेश्चन में से आपका स्कोर क्या है। हर एक भाई बहन है गृहिणी कमेंट करेंगे जिनका सपना है गवर्नमेंट की जॉब पाना। जी हाँ, भारत में अगर आप गवर्नमेंट की जॉब पाने के लिए इच्छुक हैं, मेहनत कर रहे हैं, प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है तैयारी रखना, प्रैक्टिस करते रहना, क्योंकि आजकल जो प्रश्न बनते हैं वह क्रिएटिविटी प्रश्न होते हैं। विश्व में सबसे ज़्यादा पाई जाने वाली जो ग्रीन हाउस गैस, ठीक है, हम बात कर रहे हैं CO2 की बात कर रहे हैं, जलवाष्प की बात कर रहे हैं, सल्फर डाइऑक्साइड की बात कर रहे हैं, ओजोन की बात करेंगे। सभी कमेंट करेंगे। विश्व में सबसे ज़्यादा पाई जाने वाली जो ग्रीन हाउस की बात करेंगे, हम बात कर रहे हैं सल्फर डाइऑक्साइड की, न बात के जलवाष्प की बात करेंगे। विश्व में सबसे ज़्यादा पाई जाने वाली ग्रीन हाउस गैस जलवाष्प, यानी जलवाष्प जो होता है सबसे ज़्यादा पाई जाने वाली ग्रीन हाउस गैस है। यह साफ जो है आसमान में 36 से 66 वाले जो है बादलों में आकाश से या 66 से 86% ग्रीन हाउस गैस उत्पन्न करती है। तो आई थिंक आप लोग समझ गए होंगे। अब आइए दोस्तों देखते थे अगला प्रश्न क्या दिया गया। अगला प्रश्न स्क्रीन पर है, दिया गया कि कार्टाजेना प्रोटोकॉल किसके सुरक्षित उपयोग, स्थानांतर और हैंडलिंग के बारे में। सभी लोग ध्यान देंगे। हम बात करें कार्टाजेना प्रोटोकॉल की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं दोस्तों, कार्टाजेना प्रोटोकॉल की बात कर रहे हैं। सभी ध्यानपूर्वक देखिए। ऑप्शन की बात करेंगे, नाभिकीय कचरा, आक्रामक विदेशी प्रजातियां, संशोधित जीवित जीव जिसे LMO बोलते हैं, या इनमें से कोई नहीं। तो कार्टाजेना जो प्रोटोकॉल है यह सुरक्षित उपयोग, स्थानांतरण और हैंडलिंग के बारे में है। संशोधित जीवित जीव की बात करेंगे, ऑप्शन नंबर सी की बात करेंगे, संशोधित जीवित जीव LMO। कार्टाजेना प्रोटोकॉल 29 जनवरी 2000 को हस्ताक्षरित हुआ और 11 सितंबर 2003 से लागू हुआ था। LMO के सुरक्षित उपयोग और स्थानांतरण और हैंडलिंग के बारे में है। तो आई थिंक आप लोग समझ गए होंगे। अब देखते हैं दोस्तों अगला प्रश्न, रेड डाटा बुक किन खतरे की स्थिति में प्राणियों की लिस्ट है, जानवर, पेड़, फुंगी। अब आपके 4 ऑप्शन दिए गए, 4 ऑप्शन करके आपको बताना है। देखिए रेड डाटा बुक किन खतरे की प्राणियों के लिए, तो जानवरों के लिए भी है, पेड़ों के लिए भी है और फुंगी की बात करेंगे, तीनों हो जाएंगे, अर्थात हमारा डी ऑप्शन सही हो जाएगा। जो रेड डाटा बुक जो होता है वो उन प्रजातियों की सूची जो खतरे में होती हैं। हर रेड डाटा बुक में जानवर, वृक्ष अथवा फुंगी की लिस्ट होती है जो खतरे में होती है। अब देखते हैं दोस्तों अगला प्रश्न। 12वां प्रश्न क्या है, स्क्रीन पर है, ध्यानपूर्वक देखेंगे। प्रश्न इंपॉर्टेंट है, प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि जैव विविधता हॉटस्पॉट के रूप में घोषित होने के लक्षण क्या होते हैं। जो जैव विविधता के हॉटस्पॉट होते हैं, ठीक है, घोषित होने के लक्षण क्या होंगे कि उनको जैव विविधता का हॉटस्पॉट घोषित किया जाएगा, उसमें क्या लक्षण दिखाई देगा उस क्षेत्र पर, या इस क्षेत्र में कम से कम 0.5% या विनाशकारी पौधे की या 1500 प्रजातियों को स्थानिक प्रजातियों के रूप में होना, या इस क्षेत्र को अपनी प्राथमिक वनस्पति का कम से कम 70% नष्ट करना चाहिए। अब देखिए 2 है, 4 ऑप्शन आपके दे, केवल ए सही है, केवल बी सही है, केवल कौन है। देखिए जैव विविधता हॉटस्पॉट घोषित करने के लक्षण ये आपके दोनों कहलाएंगे। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ये दोनों, सी ऑप्शन वाला सही हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रोटोकॉल उसके मुद्दे से सही संबंधित नहीं है। यानी जो मुद्दे होते हैं तो कौन सा प्रोटोकॉल जो है उसके मुद्दे से संबंधित ही नहीं है। 1987 का मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ओजोन क्षयकारी पदार्थ में, 1979 का बोन सम्मेलन प्रवासी प्रजातियों के संरक्षण पर, 1989 का बासेल सम्मेलन ट्रांस बाउंड्री आंदोलन, पारगमन, हैंडलिंग और रहने वाले संशोधित जीवों के उपयोग का विनिमय, या डी ऑप्शन की बात करेंगे 1998 का
ठीक है, रॉटरडैम सम्मेलन कुछ खतरनाक रसायन और कीटनाशकों के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में सहमत की बात करेंगे। देखिए यहाँ पर दिया कि ऐसा प्रोटोकॉल जो मुद्दे से सही संबंधित न हो। देखिए जो आपका पहला प्रोटोकॉल है 1987 का मेंटिकल प्रोटोकॉल ओजोन क्षयकारी पदार्थ के रूप में, ये सही प्रोटोकॉल था, बिल्कुल सही दिया गया है और ये मुद्दे पर संबंधित है। और 1979 का बोन सम्मेलन प्रवासी प्रजातियों के संरक्षण से संबंधित है। लेकिन आपका जो सी ऑप्शन दिया गया, सी ऑप्शन यह जो दिया गया 1989 का बासेल सम्मेलन, यह ट्रांस बाउंड्री आंदोलन संबंधित आपका नहीं है, बाकी डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अब देखते हैं दोस्तों अगला प्रश्न। देखिए बहुत चीज़ें होती हैं जो खतरनाक अपशिष्ट हो गए और उनके जो निपटने के लिए संक्रमण सीमा आंदोलन के नियंत्रण पर बेसल कन्वेंशन, जिसे हम आमतौर पर बासिल कन्वेंशन के रूप में जाना जाता है, तो एक अंतर्राष्ट्रीय संधि है जो राष्ट्रों के बीच खतरनाक कचरे के आंदोलन को कम करने के लिए डिजाइन किया गया था और विशेष रूप से खतरनाक हस्तांतरण से रोकने के लिए यह शुरू किया गया था। पश्चिमी घाट पर स्थितिकी विशेषज्ञ पैनल WGEEP के अध्यक्ष कौन है? RK पचौरी, वंदना शिव, या हम बात करेंगे माधव गाडगिल की बात कर रहे हैं या प्रदीप कृष्णन की बात कर रहे हैं। तो पश्चिमी घाट पारिस्थितिकी विशेषज्ञ पैनल के अध्यक्ष कौन है? तो ऑप्शन नंबर हम किसकी बात कर रहे हैं? RK पचौरी की बात करें, माधव गाडगिल की बात कर रहे हैं। जी हाँ, माधव गाडगिल। WGE पश्चिमी घाट के संरक्षण की देखभाल के लिए बनाई गई थी और इसे जो है गाडगिल समिति भी कहा जाता है, ध्यान दीजिएगा। शेर की पूंछ वाला मकाक किस वन्य जीव रिजर्व में पाया जाता है? नीलगिरी में, दिहांग दिबांग में, नोकरेक में, या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए जो शेर की पूंछ वाला मकाक एक वन्य जीव है जो वन्य जीव रिजर्व में आपके नीलगिरी में पाया जाता है। प्रश्न आ गया कि शेर की पूंछ वाला मकाक पश्चिमी घाटों में ये पाया जाता है और ये नीलगिरी की पहाड़ियों में पाया जाता है और ये एक दुर्लभ प्रजाति है। गूगल में जाके आप लोग सर्च भी कर सकते हैं। भारतीय जलीय निकायों में एक परेशानी घास के रूप में प्रदूषण निकलने के लिए एक जलीय पौधे को अमेरिका से पेश किया गया, इसका क्या नाम है? नागफनी, एगिओलप्स, जलकुंभी, या पिस्टिया की बात करेंगे। देखिए भारतीय जलीय निकायों में एक परेशानी, ठीक है, एक क्या है, परेशानी घास के रूप में प्रदूषण निकलने के लिए एक जलीय पौधे को अमेरिका से पेश किया गया, इसका नाम क्या है? तो इसका नाम है, हम बात कर रहे हैं एगिओलप्स की बात कर रहे हैं। ये जलकुंभी दक्षिण अमेरिका के एक पौधा है। ये बहुत ही अधिक संख्या में बीज उत्पन्न करता है तथा इसके बीजों में अंकुरण की क्षमता 30 वर्षों तक बनी रहती है। अगला प्रश्न है कि नाइट्रोजन चक्र में मिट्टी नाइट्रेट को मुक्त नाइट्रोजन में किसके द्वारा बदल दिया जाता है? तो नाइट्रोजन का जब चक्रण होता है तो जो मिट्टी नाइट्रेट्स होती है इसको मुक्त करके नाइट्रोजन में किसके द्वारा बदला जाता है? तो आपके नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया के द्वारा, या हम बात करें डिनाइट्रीफाइंड बैक्टीरिया के द्वारा, या एमिनोफाइंग बैक्टीरिया, या इनमें से कोई नहीं। तो कौन सी बैक्टीरिया हम बात कर रहे हैं? डिनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया की बात कर रहे हैं। नाइट्रोजन जब चक्रण होता है तो मिट्टी नाइट्रेट्स को मुक्त जो है नाइट्रोजन में डिनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया में बदल दिया जाता है। अब देखते हैं दोस्तों अगला प्रश्न है, 2-3 प्रश्न और ध्यानपूर्वक देखेंगे, समझेंगे, जानेंगे और सिलेक्शन पाएंगे। सल्फर डाइऑक्साइड SO2 की बात कर रहे हैं कि प्रदूषण का जैविक सूचक कौन सा होगा? काई की बात कर रहे हैं, धुआं की बात कर रहे हैं, या ब्रायोफाइटा की बात कर रहे हैं, या इनमें से कोई नहीं। सभी कमेंट करेंगे। देखिए सल्फर डाइऑक्साइड SO2 के प्रदूषण का जो जैविक सूचक कहलाएगा वो हमारा काई कहलाता है। क्या कहलाता है? काई। सल्फर डाइऑक्साइड के प्रदूषण का जैविक सूचक अगर पूछा जाए तो क्या कहलाएगा? आपका काई हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सभी प्यारे मित्र वीडियो को लाइक करते रहें, शेयर करते रहें, सपोर्ट करते रहें। और ये सारे मॉक टेस्ट अगर आप देखना चाहते हैं 32 जितने 33 कंप्लीट कर चुके हैं, 32 पिछले मॉक टेस्ट आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। इसमें पर्यावरण इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का आपको चैप्टर मिलेगा, प्लेलिस्ट मिलेगा, वहाँ पे जाइए, फ्री ऑफ कॉस्ट हर एक मॉक टेस्ट मिलेगा आपका, क्योंकि यहाँ पर यह राष्ट्र हित में शिक्षा का चैनल है, TT परिवार है, आपका परिवार है, आवर फैमिली है। तो पानी में फर्न अजोला और आपका जो साइनोबैक्टीरियम अन्ना बेना के बीच में संबंध क्या होता है? सहजीविता का होता है, पारस्परिक का होता है, परजीविता का होता है, या आद्य सहयोग का होता है? देखिए जो पानी में फर्न अजोला और जो साइनोबैक्टीरियम होता है इसमें अन्ना बेना के बीच जो संबंध होता है किसका होता है? सहजीविता का होता है, सहजीवी का संबंध होता है। किसका होता है? सहजीवी का। ध्यान दीजिएगा, बहुत बार आपके प्रिपरेशन काफ़ी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। निम्नलिखित में से कौन सा मूंगा चट्टान का क्षेत्र नहीं है?
मन्नार की खाड़ी, खंबात की खाड़ी, लक्षद्वीप या अंडमान निकोबार द्वीप समूह? सभी कमेंट करेंगे। देखिए मूंगा चट्टान का छेद, देखिए आपके मन्नार की खाड़ी, लक्षद्वीप हो गया, अंडमान निकोबार, ये तीनों मूंगा चट्टान के छेद है, लेकिन खंबात की खाड़ी जो है ये मूंगा चट्टान का छेद नहीं कहलाता है। ठीक है, मन्नार की खाड़ी और मूंगा चट्टान की 4 जगह हैं, ये भी ध्यान दें। भारत में जो मूंगा चट्टान की 4 जगह, एक है मन्नार की खाड़ी, एक है लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार द्वीप समूह और है कच्छ की खाड़ी। तो मन्नार और कच्छ की खाड़ी है, ठीक है, खंबात की खाड़ी नहीं, आपको ध्यान देना है। कौन कौन से 4 हैं? मन्नार की खाड़ी, लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार द्वीप समूह और कच्छ खाड़ी, ये 4 जो हैं आपके मूंगा चट्टान के छेद कहलाते हैं। ये टॉप 20 क्वेश्चन आपको कैसे लगे? ये सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे गए प्रश्नों का कलेक्शन है। तो ये क्लास से कंसेप्ट आपको कैसा लगा नीचे कमेंट बॉक्स में फीडबैक करके जरूर बताएं, और नेक्स्ट क्लासेस के लिए बेस्ट तैयारी के लिए चैनल को विजिट करते रहें, प्लेलिस्ट चेक करते रहें। हर एक क्लास, हर एक कंसेप्ट आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग है। तो जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास पर। धन्यवाद सभी का। जय हिंद, वंदे मातरम।